in Europe. Good evening, students. This session is totally based on NCERT, and this is the session 5 of this chapter, named as Rise of Nationalism in Europe. This is about me, myself, Rohit Srivastava, and I am chemistry from BRAV University, pursuing in MSc. This is my mobile number and personal mail ID. For any query, you can move through it. This is the thoughts of the day and also the lesson. You can solve your problems or you can enjoy every day. Now, हम लोग जो प्रीवियस सेशन में पढ़े थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे. द स्ट्रेंज केसेस ऑफ ब्रिटेन्स. दैट मीन्स स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब गरीब, अजीबो. ठीक है, तो ब्रिटेन का अजीबो क्या केसेस यानी दास्तान बोल सकते हैं. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी. अर्थात 18th सेंचुरी में पहले ब्रिटेन का कोई भी क्या था, ब्रिटेन कोई राष्ट्र था ही नहीं. ठीक है. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड ब्रिटिश नेशन प्रियर मतलब बोल सकते हैं ब्रितानी, हिंदी बोलते हैं. ठीक है. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसलेस वेयर इथनिक ones such as English, Wales, Scot और आयरिश. तो जो भी मतलब ब्रिटेन के ग्रुप समूह में जो द्वीप समूह या द्वीप में रहते थे, ठीक है, आइसलैंड्स के साथ जो रहते थे, उसमें रहने वाले लोग जो थे वो कौन कौन से थे. अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे या फिर आयरिश थे. ठीक है. उनका जो मुख्य पहचान होता था वो किस रूप में होता था, इथनिक के फॉर्म, इथनिक रूप में. और इथनिक क्या होता है कि इथनिक एक कह सकते हैं एक अलग प्रकार का या फिर एक कंट्रीब्यूटेड नस्ल होता है या फिर जनजाति होती है. ठीक है. जिसका मतलब उत्थान उद्भव जो बात बोले तो उसका कल्चर जो होता है, उसके पृष्ठभूमि जो उसके समुदाय के साथ ही पहचान मानता है. All of these ethnic groups had their own culture, land, political tradition, but as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend the influence cover the other nations of the island. अब क्या हुआ कि सभी जितने जाति समूह थे, ठीक है, को अपनी एक कहें तो एक अलग कल्चरल दैट मीन्स सांस्कृतिक और पॉलिटिकल दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग ट्रेडिशन जैसे राजनीतिक परंपराएं थी. लेकिन जैसे इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो इंग्लिश नेशन जो हुआ, इंग्लिश नेशन की वृद्धि हुई, जो मतलब सत्ता में आने लगे, ठीक है, पावर में आने लगे, तो उनके धन दौलियत या फिर अहमियत जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रखने लगा. ठीक है. और ऐसे आइसलैंड पे अलग अलग लोगों को प्रभुत्व मतलब उनका वर्चस्व बढ़ाने में वो सफल हुआ. ठीक है. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड साइज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ protracted conflict was the instruments through which a nation's states with England at its center came to be forced. The Act of Union 1707 between the England and the Scotland that resulted to the formations of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose the influences of the Scotland. The British Parliament was the enhanced fourth dominated by its member. तो क्या हुआ कि एक लंबा समय के बाद हुआ कि एक लंबा टकराव हुआ या फिर संघर्ष हुआ के बाद क्या हुआ, इंग्लिश जो पार्लियामेंट था वो 1688 में क्या हुआ, 1688 में मोनार्की मतलब राजा का जो उसमें क्या हुआ, जो राजा का जो सिस्टम चलता था, राजा का वंशानुगत या राजतंत्र जो चलता था उससे छीन लिया गया. ठीक है. और इस पार्लियामेंट में क्या हुआ, इस संसद के माध्यम से, ठीक है, इस संसद के माध्यम से क्या हुआ कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसके सेंटर में क्या था, इंग्लैंड था. और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन दैट मीन्स 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पास हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ. ठीक है. गठन भी बोल सकते हैं या पास हुआ बोल सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड हुआ या फिर इंग्लैंड या और जो स्कॉटलैंड था अपना प्रभुत्व मतलब अपना पावर जो है इंग्लैंड जमा सका स्कॉटलैंड पे. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholicans
that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repressions whenever they attempt to assert their independence. The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress. The large number of the forcibly driven out of their homeland. और भी क्या हुआ कि इसके बाद जो भी था कि मतलब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, वो अपना क्या किया कि इंग्लिश मेंबर को क्या किया, दबदबा रहा उसमें ब्रिटेन के संसद में। और फिर क्या हुआ, ब्रिटेन का जो पहचान था विकास के डेवलपमेंट का अर्थ का यह हुआ कि स्कॉटलैंड का जो भी था, जो कल्चर था या फिर राजनीतिक स्थान का योजनाबद्ध उसको तरीके से क्या किया गया, दबा दिया गया। ठीक है, स्कॉटिश हाईलैंड के जो निवासी थे, जिन जैसे कैथोलिक जो कुल के थे, ठीक है, में जब भी अपनी आज़ादी को लेकर व्यक्त रूप से अपना प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त क्या दमन का सामना करना पड़ा। उनको हमेशा मतलब उन पे दबाव बना रहता था, उसका उनको सामना करना पड़ता था। ठीक है, और स्कॉटिश हाईलैंड के जितने भी लोग थे, लोगों को अपनी जो उनका एक भाषा जो बोला गया यहाँ पे, कौन सा भाषा था, गैलिक लैंग्वेज। ठीक है, तो गैलिक भाषा जो बोलने या फिर अपना राष्ट्रीय पोशाक नेशनल ड्रेस और पहनने की वो क्या थी, मनाही थी, मतलब उनका आज्ञा नहीं था पहनने। ठीक है, आइए बहुत सारे लोग वतन को छोड़ने पे क्या हुआ, लास्ट में मजबूर हो गए। ठीक है, Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. The England helped the Protestants Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. तो क्या हुआ कि आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। ठीक है, जैसे जैसे वह देश कैसा था, कैथोलिक और उसमें प्रोटेस्टेंट जो थे दो गुट में बटा हुआ था। ठीक है, और अंग्रेज ने क्या किया, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म जो था या मानने वाले की संख्या कैथोलिक देश को बढ़ाने में उसने क्या किया, सहायता की। ठीक है, और जितने भी ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह के हुए उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से कुचल दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड जो आयरिश मेसन थी 1798 में। ठीक है, वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन, तो आयरिश मैन जो थी 1798 की अगुवाई में जो कर रहे थे वो असफल हुआ, और 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड को फोर्सली क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वेयर वाज formed through the propagation of the dominant English culture. The symbols of the New Britain and British flag, Union Jack, the national anthems, God Saves Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in the Union. तो और भी क्या हुआ कि एक जो ब्रिटिश राज्य था, ठीक है, का निर्माण किया गया उसके बाद, और उस पर क्या हावी होने लगा, तो जितने भी इंग्लिश जो कल्चर थी उसका प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, और ब्रिटेन में अलग प्रतीक चिन्ह जो सिंबल था, ठीक है, और ब्रिटिश का जो झंडा था यूनियन जैक नाम से जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा, हो सकता है कि ब्रिटिश फ्लैग का क्या नाम था, तो यूनियन जैक। ठीक है, और जो उसका नेशनल सॉन्ग था जैसे गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है, और पुराने राष्ट्र को इस संघ में केवल सहयोगी मात्र से ही रह पाया या रहने दिया गया। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, मतलब विजुअलाइज मतलब क्या होता है कि कल्पना, एक ऐसे दृश्य का कल्पना करना, ठीक है, उसी को विजुअलाइजिंग करनी। तो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब बोल सकते हैं कि राष्ट्र की दृश्य की कल्पना बोल सकते हैं। ठीक है, वाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out of personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nation were then portrayed as a female figure. तो किसी भी शासक का एक चित्र या फिर मूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक राष्ट्र का जो चेहरा कैसे दिया जा सकता है वो बताया गया है 18वीं और 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, मतलब 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ
कि जितने भी आर्टिस्ट हुए उन्होंने क्या किया, राष्ट्र का जो भी था वो क्या करना शुरू किया, प्रश्न राष्ट्र का जो था वो एक तरह से कहें तो मानवीयकरण करके एक ऐसा प्रश्न का हल किया, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलें तो इन द अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री। दूसरे शब्दों में बोले तो क्या हुआ कि उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कि वो कोई क्या है, व्यक्ति हो, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वोमेन इन रियल लाइफ, रेदर इन शॉर्ट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन और concrete form that is the female figure became a allegory of the nation। तो क्या हुआ कि उस समय राष्ट्र का नारी वेश के रूप में, नारी जितने थे उनके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किसी नारी को चुना गया और वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, ठीक है। यह तो कहें तो एक काल्पनिक विचार था, ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था, लेकिन नारी की छवि जो था उसको राष्ट्र का रूपक बन गई, ठीक है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. These ideals were represented through a specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty and the red cap or the broken chain, while justice is generally blindfolded women carrying a pair of weighing scales। तो अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, तो जो इंडिपेंडेंस या फिर न्याय या फिर अपने रिपब्लिक के लिए जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या किया, नारी का रूप दिया जाने लगा था। तो इन्हीं आदर्श को बात करें, इन्हीं आदर्श का विशेष वस्तुओं का प्रतीक में व्यक्त किया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का जो प्रतीक था वो लाल रंग का टोपी या फिर टूटा हुआ जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पे एक ऐसी महिला का प्रतीक रूप व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर क्या बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी, और यह एक तराजू लिए हुए है। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो न्यायाधीश होते हैं या फिर हमारे जो जजेज होते हैं उनके टेबल पे एक ऐसा मूर्ति खड़ा रहता है जिनके हाथ में एक तराजू रहता है जिसमें, और उस मूर्ति के आंख पे काली पट्टी बंधी रहती है। तो ये उसी समय की देन है आज सभी जगह जो, ठीक है। और ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा वो कहीं ना कहीं विदेश से लिया गया है, ब्रिटेन से, उसी का ये परिणाम है। Similarly, female allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation. In France, she was christened Marine, a popular Christian name which underlined the idea of people nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cap and the tricolor and the cockade। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के जितने भी कलाकार होते थे वो भी क्या करते थे, एक नारी का रूप देने लगे। फ्रांस में उसे एक लोकप्रिय कहें तो ईसाई नाम जो मारियान दिया गया, ठीक है, जिसने क्या किया कि जन्म के जितने भी राष्ट्र के विचारक थे उनको रेखांकित किया, ठीक है, और उनके चिन्ह को स्वतंत्रता या गणतंत्र के थे, ठीक है, जैसे लाल टोपी था, तिरंगा था, कलगी था, ठीक है। स्टैचू ऑफ मैरीन वेयर erected in public squares to remind the public of the nation's symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins and stamps similar. Germania became the allegory of the German nation in visual representation. Germania wears a crown of oak leaves at the German oak stands for heroism। तो क्या हुआ कि मारियान की जो प्रतिमा थी उसको सार्वजनिक चौक चौराहा पे भी लगाया जाने लगा, ठीक है, ताकि क्या हो, जनता में जो होता है कि एकता का जो एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को वो क्या इंडिकेट करती थी, ठीक है, और लोग उसमें क्या होते थे कि अपने सामंजस्य स्थापित कर सकते थे। फिर क्या हुआ, मारियान की जो छवि सिक्कों पर, डाक टिकट पे भी देखने को अंकित किया गया। इसी तरह क्या हुआ, जर्मनिया में जर्मन राष्ट्र का रूप बनाया गया, बन गई वो, ठीक है। और कहें तो जर्मनिया जो एक पेड़ के ओक्स लीव्स जो बात किया है, अगर हिंदी में ओक्स को बोलते हैं तो बलूत बोलते हैं, ठीक है, तो उसका ये क्या हुआ, पत्तों को मुकुट पहनती थी लेडीज, ठीक है, किसका पहनती थी, क्राउन जो थी ओक्स के लीव्स का मुकुट पहनती थी, ठीक है, ताकि वो जर्मन वीरता का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि वो जर्मन वीरता का वो क्या था, प्रतीक था। फिर क्या हुआ, अब हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये हमारा जो टॉपिक का जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिसको मैं डील करूंगा, तो हम लोग इसी से आज वो उसको शुरू करते हैं। तो इम्पेरियलिज्म एंड
नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म का हिंदी होता है कि राष्ट्रवाद, क्या होता है तो वो होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। और इम्पेरियलिज्म का हिंदी क्या होता है अगर हम बात करें तो उसका हिंदी होता है साम्राज्यवाद। तो देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है और इम्पेरियलिज्म क्या होता है। जैसे आप अगर देखिएगा तो नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र से संबंधित है, और इम्पेरियलिज्म क्या हुआ, साम्राज्यवाद, अगर बात करें साम्राज्य से संबंधित है। बहुत ही बेसिक है इसका डिफिनेशन, इसके जो मैंने इस पे लिया है कट ऑफ या स्लाइड, उस पर आप देख सकते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century द नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but became a narrow creed with the limited ends. During this period nationalist groups become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European power in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist एम्स। क्या हुआ कि जैसे जैसे 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 19th सेंचुरी का जो हाफ फोर्थ था, ठीक है, मतलब अंतिम फोर्थ बोलेंगे, ठीक है, लास्ट फोर्थ, उसमें क्या हुआ, नेशनलिज्म का जो भावना था वो एक क्या हो गया, आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट बनकर ही नहीं रहा, ठीक है। वो क्या होगा, लगभग जो अगर बात करें सेंचुरी के जो फर्स्ट पार्ट में था उसी में रह गया, ठीक, उसी में रहा देखने को मिला था। अब क्या हुआ था कि नेशनलिज्म की भावना जो थी वो कुछ लिमिटेड लक्ष्य को या फिर कुछ नॉर्मल लोगों के सिद्धांत, कुछ ही लोगों के सिद्धांत वो बन गया, ठीक है। इस बीच क्या हुआ कि एक ऐसा दौर आया जिसमें राष्ट्रवाद, जितने भी नेशनलिज्म के सोच के या ग्रुप थे वो एक दूसरे का क्या हुआ था, अनुदार होते चले गए, एक दूसरे से दूर होते चले गए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे वो, ठीक है। साथ में क्या होता था कि वो जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, जितनी यूरोपियन शक्तियाँ थी, ठीक है, और उनमें क्या होता कि एक बताएं तो इम्पेरियलिज्म की भावना जो थी प्राप्ति के अधीन लोगों में आने लगी और उनकी आकांक्षाएं का इस्तेमाल किया जाने लगा। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1870 वाज area called the Balkans. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. तो क्या हुआ था कि 1871 के बाद बात करें तो यूरोप में ज़्यादातर जो नेशनलिज्म के जो तनाव का जो सोर्स था वो बाल्कन एरिया था। बाल्कन क्या था कि अगर जोग्राफिकल या फिर जोग्राफिकल बात करें या फिर हम लोग इथनिक वेरिएशन की बात करें तो उसमें थी, ठीक है। एक तो आपको जोग्राफिकल वेरिएशन थी, उसका से इथनिक वेरिएशन थी, ठीक है, मतलब भूगोल के आधार पे देखिएगा तो उसमें भी अंतर था और जाति में भी उसमें बहुत सारे डिफरेंस थे। इसमें अगर बात करें तो आज के जो हमारे मॉडर्न रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर अल्बानिया है, यूनान है, मैसिडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है या फिर स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो शामिल थे, ठीक है, उस समय आज के ये शामिल थे, ठीक है। क्षेत्र में और भी क्या क्या था तो क्षेत्र में जो निवासी को आमतौर पे क्या होता था, स्लाव नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। जो बाल्कन जो एरिया था उसमें जो रूमानी जितने भी नेशनलिस्ट थे विचारों को फैलने से ऑटोमन जो एम्पायर्स थे उन्होंने क्या किया कि टूटने से वो काफ़ी विस्फोटक हो गए, ठीक है, ठीक है। Basket dissemination the Ottoman Empire very explosive. All through the 19th century of the Ottoman Empire has sought the strength of itself with the modernization and the internal reform, but with very little success. One by one, its European subjects nationalists broke away from its control and declared independence. तो ऐसे ही वो विस्फोट होने लगी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो मॉडर्नाइजेशन को आंतरिक सुधारों के जरिए क्या किया, मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसे बहुत ही कम सक्सेस मिला, सफलता मिला। एक के बाद एक उसके अधीन जो जितने भी यूरोपियन नेशनलिस्ट थे उसके चंगुल में निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, ठीक है। The Balkan peoples based their claims for independence and political rights on the nationality and used the history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans
thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। तो फिर क्या हुआ कि लोग क्या हुआ कि वहाँ से अपने आप को मतलब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीयता का आधार ले लिया और इतिहास का इस्तेमाल करके यह साबित करने के लिए किया गया। ठीक है, और भी क्या हुआ कि अगर हम लोग इसमें देखें तो बाल्कन जो भी एरिया थे, ठीक है, तो बाल्कन जो क्षेत्र थे उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे रिवेलियंस का अपने संघर्ष के लिए लंबे समय तक खोई आज़ादी को वापस पाने के लिए वो प्रयास के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, और देखते हैं एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिफाई एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expenses of the others. Matters were further complicated because of the Balkans also became the scenes of big rivalry. तो क्या हुआ, जैसे जैसे छोटे छोटे या फिर अलग अलग जो स्लैब जो राष्ट्रीय समूह ने अपना पहचान या फिर स्वतंत्रता का परिभाषा तय करने की कोशिश किया था, उनका क्या हुआ कि बाल्कन जो एरिया थे उसमें गहरे टकराव से क्या हुआ क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य क्या हुआ एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे और हर एक राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने का उम्मीद रखना चाहते थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज intense rivalry among the European powers over trade and the colonies as well naval and military mights. These rivalries were very evident in the way of the Balkan problems unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keep on countering the whole of the other powers to the Balkans and extending its own control over the area. This led to the series of wars in the region and finally the First World War. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की कोशिश करना उम्मीद रखते थे और फिर अलग अलग परिस्थिति में क्या होते थे और भी जटिल होते गए। बाल्कन जो क्षेत्र थे बड़ी शक्ति के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय जो यूरोपियन शक्तियाँ थी जैसे उनके बीच में ट्रेड का, फिर कॉलोनीज़म का, मतलब अगर व्यापार का बात करें, उपनिवेश का बात करें, साथ में जो भी आपको मिलिट्री थी वो भी आगे, मतलब चाहे मिलिट्री अगर बात कर लें वो, या फिर आप इसको भी देख सकते हैं नॉवेल्स जो भी थे, ठीक है, जो समुद्र में उनका जो क्षेत्र था उनमें भी वो क्या उसमें लोगों के बीच में क्या ताकत को लेके गहरी प्रतिस्पर्धा आने लगी। जिस तरह अगर हम बात करें बाल्कन समस्या जो आगे बढ़ी उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग सोच खुलकर सामने आई, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी हर ताकत को बाल्कन पर अपनी शक्तियाँ को पकड़ कमज़ोर करके क्या करती थी, क्षेत्र को प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। और इससे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध हुआ, अनेक युद्ध हुए, लास्ट में हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिला इसका। ठीक है, फाइनली इसका जो मतलब एक कहें कि एक रूप देखने को मिला वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखने को मिला। ठीक है, नेशनलिज्म अलाइन विथ imperialism led Europe and to disaster in 1914, but meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो क्या हुआ कि जैसे imperialism से जुड़कर जो नेशनलिज्म था वो 1914 में यूरोप के महाविपता की ओर ले गया। लेकिन क्या हुआ इस बीच में जो वर्ल्ड था उसमें अनेक देश, इसका क्या हुआ 19th सेंचुरी में यूरोप शक्तियों का कॉलोनाइजेशन किया था, और चूँकि कॉलोनाइजेशन हुआ था तो फिर क्या हुआ था कि जितने भी इम्पेरियलिज्म प्रभुत्व का विरोध करने लगा। ठीक है, द एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट एवरीवेयर एंड वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे all struggle to the form independent nations states and were inspired by a sense of collective nations unity forged in the contradictions with imperialism. European ideas nationalism were now here replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into the nations states came to be accepted as a natural and universal। तो क्या हुआ कि अब ये तो भावना हम लोग को देखने को मिला था कि लोग क्या आते तो अपने क्षेत्र को हथियाने के काम करने लगे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो कि कॉलोनाइजेशन थे तो यूरोपियन नेशन का वहाँ विरोध भी उसको झेलना पड़ा। ठीक है,
और बहुत सारे संघर्ष में वे सभी क्या हुआ, सामूहिक रूप से एकता का भावना प्रेरित करते थे। लेकिन साम्राज्यवाद जो भी था, इम्पेरियलिज्म का विरोध प्रक्रिया में उभरी नेशनलिज्म में यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराया गया, ठीक है, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी क्या किया, एक अलग ही राष्ट्र नेशनलिस्ट भावना का विकास किया। मगर यह विचार जो था समाज में राज्य राष्ट्रों के में गठित हुआ किया जाना चाहिए जब यह स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया जाए, यूनिवर्सल और नेचुरल देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था और ये इस सेशन में देख सकते हैं कि सर्बिया हुआ, बेल्जियम हुआ, फ्रांस हुआ, ग्रेट ब्रिटेन हुआ, रसिया, ठीक है, और इसी तरह हम लोग सबका नेशनल फ्लैग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एंडिंग सेशन का थॉट था, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। तो अगर आपको ज़्यादा सफाई देना पड़ रहा है तो आप इसका मतलब आप सच के रास्ता पर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट। दिस एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, प्लीज टेल मी, प्लीज रेट, रिव्यू एंड recommend. And also I submit all the questions related to, also the notes related to this particular topic and particular lesson in your description link. If you want, then download from the description link. And from tomorrow we start a new session of standard 10 CBSE. Thank you students again.